नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जी के, जहां हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 14, जिसमें क्या पूछा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है। हमने कल उच्चारण के आधार पर पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण, लेकिन आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान, कहाँ से उच्चारण होगा। कोई भी वर्ण हम उच्चारित करेंगे तो किस स्थान से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ है ग, ऑप्शन नंबर ब है ज, ऑप्शन नंबर स है प और ऑप्शन नंबर द है त, ठीक है। तो उच्चारण स्थान मतलब ये क्या है? अपना मुंह। ये अपना मुंह है, ठीक है, मुंह। तो अपने मन में विचार आएगा। विचार कहाँ आएगा? यहाँ पर। ये क्या अपना मन में आएगा विचार। विचार आने के बाद कहाँ आएगा? तो यहाँ पर होगा काकर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? काकर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? काकर के बाद यहाँ पर कंठ, ठीक है। काकल को हम कंठ बोल सकते हैं। काकल या कंठ एक ही होगा, ठीक है। काकल या फिर कंठ। उसके बाद कंठ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या अपना? तो यहाँ पर होगा, ये हमने पढ़ा कि जहां चिपके घर मालूम वो होगा तालु। तो ये जो हो गया तालु। ये क्या? तो यहाँ पर जैसे ही अपना तालु खत्म होगा उसके बाद में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखेंगे तो मुर्दा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? मुर्दा। मुर्दा, ठीक है। मुर्दा के बाद क्या चालू होंगे? तो दांत, मतलब दंत के दांत चालू होंगे। दांत के बाद क्या है? तो होठ, ठीक है, ओष्ठ। देखो हम मुख्य रूप से किन किन के बारे में पढ़ेंगे? तो काकल या कंठ, ठीक है, एक ही। उसके बाद तालु, ऊपर जो तालु है उसके बारे में, और मुर्दा और दंत और ओष्ठ, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसका करते हैं? कंठ का वर्गीकरण, ठीक है। तो कंठीय का वर्गीकरण किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? तो कंठीय में कौन कौन से वर्ण आएंगे? कंठीय कंठीय में कौन कौन से आएंगे? तो हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ्य। ये किसका सूत्र है? तो हम संस्कृत में यदि कंठ्य का सूत्र पढ़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अकुह विसर्जनीय अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ, ठीक है। ये किसका सूत्र है? तो कंठ में जो भी वर्ण आएंगे, कंठ उच्चारण स्थान से कंठ से जो भी उच्चारित वर्ण होंगे उसके लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से अ, ठीक है। कु से क वर्ग, कु से क्या हो गया? तो क वर्ग, ठीक है। क वर्ग के बाद ह से ह, और विसर्जनीय नाम लिखा हुआ तो विसर्ग। विसर्ग कौन सा है? तो ये देखिए इस प्रकार से दो बिंदी पीछे आएगी, उसे कहेंगे विसर्ग। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अ से अ और आ दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अ और आ, आ किसमें? अ से अ और आ। उसके बाद कु से क वर्ग, ह से ह और विसर्जनीय नाम से विसर्ग। ये किसका सूत्र है? मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये आप संस्कृत में पढ़ते हो तो ये सूत्र होगा, ठीक है। तो कौन कौन से कंठ में कौन कौन से शामिल किए जाएंगे? तो अकुह विसर्जनीय कंठ, ये सूत्र है, ठीक है। तो अ से अ और आ दोनों शामिल किए जाएंगे। कु से क वर्ग, ह से ह और विसर्ग से विसर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या? कंठ के बाद हमने तालु के बारे में पढ़ा। तालु या फिर तालव्य भी बोल सकते, ठीक है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को तालव्य भी कहा जा सकता है।
तो तालव्य का सूत्र क्या होगा? तो तालव्य का होगा इच्छु यशानाम तालु, इच्छु यशानाम तालु। इसका क्या हो गया? इच्छु यशानाम तालु। ई से दोनों ही, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, ई और ई। उसके बाद छ से छ वर्ग, छ वर्ग, और छु से छ वर्ग हो गया, य से य, य से य। और श कैसा आएगा? तो इस प्रकार से देख लेना आपने कि तालव्य श कौन सा होता है। मैं रोजाना बोलता हूँ ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, और ये मैं सबके लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये श और इच्छु यशानाम तालु, ये किसमें आएंगे? तो तालु में। मैं रोजाना आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सर। एक तो ये श, ठीक है, एक ये श और एक ये श। किस प्रकार से इनका उच्चारण किस प्रकार से होगा? इस श का उच्चारण होगा तालु से, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? तालव्य। इसका किससे होगा? मूर्धा से। मूर्धा कहाँ? तालु के बाद मूर्धा होती है, तो मूर्धा से उच्चारण होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? तो मूर्धन्य। और उसके बाद ये जो श है इसका किससे उच्चारण होता है? दांत से होता है, तो मतलब दंत्य स, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद रखना है। और इच्छु यशानाम तालु, आज दो वर्गीकरण पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंठ का फॉर्मूला क्या होगा? अकुह विसर्जनानाम कंठ, मतलब अ और आ, कु मतलब क वर्ग, ह से ह, और विसर्जनानाम मतलब विसर्ग, किसमें शामिल किए जाएंगे? तो कंठ में। उसके बाद इच्छु यशानाम तालु, इच्छु यशानाम मतलब ई से छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, ई और ई। एक को बोलने में समय कम लगेगा, एक को बोलने में ज्यादा लगेगा। छ से छ वर्ग, छु से छ वर्ग, ठीक है, और य से य, और श से श। तो इसके लिए किससे उच्चारण होगा? तो तालु से। तो अपना प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? कंठ में देखिए अ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग। तो किसमें आ रहा है? क वर्ग में देखिए क ख ग, ग आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, और ग, क ख ग ग, तो ये आ रहा है, तो मतलब ये तो होगा अपना उत्तर, ठीक है। उसके बाद ज देखिए छ छ ज ज, तो छ किसमें आ रहा है? तो तालु में, मतलब ये क्या हो गया? अपना उत्तर नहीं होगा। उसके बाद प, प किससे होगा? प, पर हम बोल के देखिए, तो प, प बोलेंगे, यदि हम होठ को चिपका दे तो प नहीं बोल पाएंगे। बोलने की कोशिश कीजिए आप कि होठ को चिपका दो, उसके बाद प बोलने की कोशिश करो, प बोल नहीं पाएंगे, मतलब ओष्ठ में आएगा। होठ का मतलब क्या? ओष्ठ में। और त किसमें आएगा? देखो इच्छु यशानाम तालु हो गया, उसके बाद रेटु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, तो त किसमें आएगा? दंत्य में। ऋतु लसानाम दंत्य मतलब त किसमें आएगा? दंत्य में आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया अपने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया अपने? असही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।